तो ल्यू फेंग आयो होता है फ्लेम एम्पर के पास में अपना सुप्रीम ट्रेजर लेने के लिए, जो कि है फोर्स आर्मर। लेकिन फ्लेम एम्पर उससे कहते हैं कि थर्ड जूनियर ब्रदर, जैसे तुम यहाँ पर आए, मैंने कितनी सारी स्पेस प्रोटेक्टिंग सील को तुम्हारे लिए बंद कर दिया था हम लोग की रेसेस के, जिससे कि हम लोग तुम्हें बचा सके। लेकिन ल्यू फेंग करता है कि मुझे तो ये लगता है कि तुम मुझे बस मानना भर चाह रहे थे। मैं यहाँ पर सिटिंग माउंटेन गैस के ऑर्डर पे आया हूँ फोर्स आर्मर को लेने के लिए, और मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। तुम एक्सक्यूज कब तक बनाते रहोगे? प्लीज सेकंड सीनियर ब्रदर। तभी फ्लेम एम्पर कहते हैं सेकंड सीनियर ब्रदर, जो फोर्स आर्मर रहता है वो मेरे पास रहेगा, क्योंकि टीचर ने कहा था कि मुझे इसका अच्छे से ख्याल रखना है तुम्हें देने से पहले, और अभी तुम उतने पावरफुल हो नहीं तो मुझे उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। तभी ल्यू फेंग उनके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर फ्लेम एम्पर प्रेशर लगा देते हैं। इसलिए ल्यू फेंग कहता है सेकंड सीनियर ब्रदर, क्या तुम सच में टीचर के ऑर्डर को इस तरीके डिफाई करने वाले हो? तभी फ्लेम एम्पर कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? फोर्स आर्मर बहुत ज्यादा प्रीशियस है, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा कमजोर होगी तो तुम इसकी पावर को अनलीश नहीं कर पाओगे, और तो और जो फॉरेन हैंड्स रहते हैं उनके हाथों में ये आर्मर पड़ जाएगा, और फिर पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी कि मैंने इसका ध्यान नहीं रखा। इसलिए मुझे इंश्योर करना पड़ेगा टीचर के बिहाफ पर कि मैं तुम्हें इसको तभी दूंगा तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा अच्छी होगी। चलो देखते हैं कि तुम्हारी जो डिवाइन पावर रहती है, क्या वो इस फोर्स आर्मर को खुद से ले भी सकती है कि नहीं ले सकती है। लू फेंग सोचता है कि इसने एक लॉर्ड डोमेन को डिप्लॉय कर दिया, अगर मेरी जो डिवाइन पावर रहती है वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगी तो मैं अपने लाइफ मार्क को उस फोर्स आर्मर के ऊपर इम्प्रिंट नहीं कर पाऊंगा। और उसी दौरान फ्लेम एम्पर कहते हैं कि सीनियर ब्रदर, मैं ये तुम्हारे ही भले के लिए कर रहा हूँ। लेकिन ल्यू फेंग कहता है कि तुम मुझे इसको दोगे या नहीं दोगे? फ्लेम एम्पर कहते हैं तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी भी इनसफिशिएंट है। ल्यू फेंग कहता है कि अच्छा तुम मुझे इसको नहीं दोगे ना, ठीक है। तो जूनियर ब्रदर को जो सिटिंग माउंटेन गैस रहते हैं उनको इस चीज को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर फ्लेम एम्पर थोड़ा सा गुस्से में आता है। ल्यू फेंग कहता है कि जूनियर ब्रदर की डिवाइन पावर रहती है, वो सीनियर ब्रदर बैरियर को तो नहीं तोड़ सकती है, लेकिन फिर भी इस फोर्स आर्मर को लेने से तुम मुझे नहीं रोक सकते। और ल्यू फेंग पास में जाता है और फोर्स आर्मर को ले लेता है, और जैसे ही उस फोर्स आर्मर को लेता है उसका रूप ही पूरा बदल जाता है। वो अलग ही लेवल के स्ट्रेंथ को पोजेस करने लगता है। वो उससे कहता है थैंक यू सीनियर ब्रदर, मुझे बाहर आकर बाय करने की जरूरत नहीं है। तभी फ्लेम एम्पर कहता है थर्ड जूनियर, तुम कुछ ज्यादा कनिंग हो, लेकिन तुम ओरिजिनल स्टार की जर्नी पर जा रहे हो, गुड लक उसके लिए। तभी यहाँ पर जो ओरिजिनल स्टार रहता है वहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्स वैनरेबल लेवल के बंदे, हाई यूनिवर्स वैनरेबल, यहाँ तक कि यूनिवर्स ओवर लॉर्ड लेवल के बंदे भी आ जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे ट्रेजर्स होते हैं। एक से एक बंदे यहाँ पर आते जा रहे थे जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर्स को ले सकें। अब उनमें से फ्लेम एम्पर भी एक था, और काफी सारे लोग ल्यू फेंग की तरफ से भी थे जो कि ह्यूमन रेसेस से आ रहे थे। इसी के साथ आउटर एरिया जो रहता है ओरिजिनल स्टार का वो खुल ही जाता है। जो आउटर रीजन रहता है ओरिजिनल स्टार में, वहाँ पर पावर हाउसेस आए हुए हैं बहुत सारे ट्रेजर्स को लेने के लिए अलग अलग ओरिजिनल स्टार से। लेकिन यहाँ पर उनके बीच में लड़ाइयाँ बहुत होने वाली हैं, बहुत ज्यादा। उसके बीच में ल्यू फेंग फायदा जरूर उठा सकता है, या फिर मे भी ल्यू फेंग को फायदा उठाने की जरूरत है ही नहीं। ये काफी ज्यादा डेंजरस जोन माना जाता है। ओरिजिनल स्टार के पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, इसकी वजह से काफी सारे जो पावर हाउसेस रहते हैं वो आए हुए थे करीब 1081 ओरिजिनल स्टार से। इनका जो एग्जिस्टेंस रहता है वर्लपूल पैसेज का, उसकी वजह से वो सब लोग कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक प्लेनेट के पास में न्यूमरस एक्सपर्ट्स होंगे जो कि बस आते ही जा रहे हैं। तभी बापता कहती है कि ये तो सबसे ज्यादा डेंजरस बात नहीं है, क्योंकि जो डार्क मिरर एम्पर के प्रीवियस इन्फ्लुएंस रहता है उसकी वजह से अगर तुम ओरिजिनल स्टार के ऊपर एक ह्यूमन की तरह अपीयर करोगे तो पक्का तुम्हें एक वॉकिंग ट्रेजर की तरह माना जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास 6000 ट्रेजर्स जो है, इसे तुम्हें अपने आप को हाइड करके रखना पड़ेगा। तभी लू फेंग कहता है मेरे पास एक प्लान है, मैं अपने स्पेस बीस्ट ऑरा को रिमोट ओशन बॉडी में डाल दूंगा, इससे कि कोई पहचान ही नहीं पाया कि मैं एक ह्यूमन हूँ। उसके बाद में गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी मैं साथ में ले आऊंगा, और फिर देखते हैं कि मुझे कौन रोक पाता है। उनको ये लगेगा कि ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट है और पावरफुल स्पेशल लाइफ फॉर्म्स सर्वेंट के साथ में, इसलिए वो हो सकता है कि दूरबीन है। उसके बाद में ल्यू फेंग भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी छोटी बॉडी में और चला जाता है उस आउटर रीजन में ओरिजिनल स्टार के। जैसे उसके अंदर जाता है वो अंदर की तरफ सागड़ हो जाता है, और ये जो दुनिया रहती है वो अलग ही रहती है। लू फेंग कहता है जिस मूवमेंट से मैं इस वर्लपूल के अंदर आया हूँ मेरे ऊपर एक अलग ही लेवल का प्रेशर लग रहा है, इस इमेंस प्रेशर के अंडर में टेलीपोर्टेशन और गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन को इस्तेमाल करना नामुमकिन है। अगर यहाँ पर डेंजर कभी भी आया तो ऐसे यहाँ से भागना भी नामुमकिन होगा। इतनी डेंजरस प्लेस है ये, और मुझे यहाँ पर बैटल ट्रेसेस भी ज्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तभी पीछे से एक हमला होता है लू फेंग के ऊपर, लेकिन लू फेंग उनको आराम से मार देता है, क्योंकि कुछ लो लेवल के यूनिवर्स वैनरेबल रहते हैं। वो कहता है कि हर एक जो ब्लेड रहता है ग्रास का और ट्री का और स्टार का, वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर टेम्परली डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए एक्सटर्नल फोर्स से तो ये हाल के हाल रिजनरेट हो जाता है। जो वेरियस रेसेस रहती हैं टीम्स वो प्लैनेट के ऊपर आ चुकी हैं और वो कुछ ज्यादा कॉशियस हैं।
क्योंकि यहाँ पर जब तक प्रीशियस ट्रेजर इमर्ज नहीं होता है कोई भी अपनी एनर्जी को वेस्ट तो नहीं करने वाला है, इसलिए यहाँ पर तब तक तो कोई बाहर नहीं आएगा। लेकिन एक बार वो ट्रेजर आ जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत बड़ी वाली फाइट होने वाली है। लू फेंग कहता है कि एक स्पेशल ऑरा जो रहता है पूरे में स्प्रेड हो रहा है, ये जो ट्रेजर रहता है कहीं किसी सुप्रीम ट्रेजर का तो नहीं है। और यही चीज बाकी यूनिवर्स वैनरेबल भी नोटिस कर लेते हैं और वो उस ट्रेजर की तरफ आना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये है कि लू फेंग को यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्स वैनरेबल लेवल के बंदों का सामना करना ही पड़ेगा। अब लू फेंग जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जाता है उस ट्रेजर को लेने के लिए और वो पहुंचता है एक सॉर्ड के पास में। और ये जो सॉर्ड रहती है वो एक सुप्रीम ट्रेजर था, लेकिन अभी तक ये इमर्ज नहीं हुआ था, इसलिए लू फेंग को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पर और भी बंदे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम जो भी हो, क्योंकि तुम यहाँ पर स्पेस अलायंस का एक हिस्सा हो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने ट्रेजर को टच करो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इस बात पर लू फेंग को गुस्सा आ जाती है। लू फेंग सोचता है कि लोग कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। बाबा तो उसको बताती है कि लोग प्रिजन रेस हैं, जैसे कि मास्टर के सर्वेंट थे, वो बिल्कुल उन्हीं की तरह, उनकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो क्लोज है कोरोसिव फायर वैनरेबल के, और ये हाई लेवल के यूनिवर्स वैनरेबल्स हैं। लेकिन लू फेंग को लोगों ने गुस्सा दिलाई थी, इसलिए वो कहता है कि देखते हैं कि कौन किसको मारता है। लू फेंग अपनी बॉडी को बड़ा करता है, अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी बड़ा कर लेता है, और अब यहाँ पर वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं कि भले ही इसका साइज बहुत मैसिव है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर दोनों सिर्फ अकेले हैं, हम लोग इनको अलग अलग सेपरेट करके निपटा ही सकते हो, क्योंकि हम लोग 3 हैं। वो जाते हैं और लू फेंग के वो हमला करते हैं। लू फेंग थोड़ा सा पुशबैक होता जाता है, वो यहाँ तक कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी उठाकर फेंक दे रहे थे। लेकिन उसी टाइम पर जो लू फेंग रहता है अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की एक लेजर को फेंक देता है एक बंदे के ऊपर, जो कि बहुत पावरफुल रहती है, जिससे वो पीछे की तरफ फेंक जाता है। वो कहता है कि इतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कैसे लगा ले रहा है ये बंदा क्या सच में इतना पावरफुल है? इसके पास में तो डोमेन टाइप ट्रेजर्स भी हैं। अब उन लोगों के जो हमले रहते हैं लेकिन बहुत फियर्स आते हैं। लू फेंग बार बार टुकड़ों में कट जा रहा था फोर्स आर्मर होने के बावजूद, लेकिन क्योंकि उसके पास में बहुत ज्यादा एनर्जी है, ब्लड की एक रिवर है, इससे वो बार बार अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, इसलिए वो उन बाकियों की एनर्जी को आराम से एग्जॉस्ट करता जा रहा था। वो चाहे कितने भी हमले क्यों ना कर ले, जो लू फेंग रहता है और जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट रहता है उसको वो लोग कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे थे। वो लोग सोचते हैं कि ओके हम लोग सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक को करते हैं, भले ही इस बंदे के पास में डोमेन एनहांसमेंट है, तो क्या हुआ, हम तीनों के जो कंबाइन अटैक्स रहेंगे वो इसके जरूर चित्र उड़ा देंगे। वो तीनों अपने अटैक्स को कंबाइन करते हैं और हमला कर देते हैं उसके ऊपर। उसकी वजह से पूरे ब्लैक होल जैसा हमला बनता है, जो कि पूरे प्लेनेट तक को हिला डालता है। लेकिन उससे भी जो लू फेंग रहता है उसको ज्यादा कुछ होता नहीं है। वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है 10,000 स्टार समर मैप के थर्ड फॉर्म को, ब्राइट मून स्ट्रेटेजी थर्ड फॉर्म, जिससे कि यहाँ पर उन तीनों का जो अटैक रहता है वो न्यूट्रलाइज नहीं होता है, बल्कि उनके ऊपर भारी भी पड़ जाता है। जो म्यूटर रहता है पूरे स्काई को पियर्स कर देता है। जेड वंस रहते हैं जो हेवन और जो शैटर होने लगती है, उन दोनों के अटैक्स टकराते हैं और उसकी वजह से आसपास की जो चीजें रहती है वो टूटना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आखिर में वो तीनों बंदे हुए रहते हैं पीछे तरफ फेंक जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो हाई लेवल की यूनिवर्स वैनरेबल हैं, इसलिए अभी भी उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि हम लोगों ने तो इन दोनों को बस स्क्रैच भर किया है, और हम लोग की जो कितनी ज्यादा डिवाइन पावर रहती है वो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुकी है, हम लोग को करना तो करना क्या चाहिए। लू फेंग सोचता है कि जो सुप्रीम ट्रेजर रहता है वो फुली इमर्ज्ड होने वाला है, और जितने भी जो प्रिजन रेस के वैनरेबल्स रहते हैं वो एग्जॉस्ट लग रहे हैं, लगता है कि वो लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अगर हम लोग होल्ड ऑन करके रख लें तो हम लोग आराम से ले सकते हैं। लेकिन और भी जो रेसेस के पावर हाउसेस रहते हैं वो भी आ जाते हैं। कुछ नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस से आए थे और 2 लोग आए थे वो होंग अलायंस से। लेकिन लू फेंग क्योंकि अभी एक स्पेस बीस्ट के फॉर्म में, इसलिए वो उसको पहचान तो नहीं पाएंगे, इसलिए जो होंग अलायंस के टीम के बंदे रहते हैं वो भी उसको एक एनिमी की तरह ही देखेंगे। अभी वो प्रिजन रेस के बंदे कहते हैं कि अगर तुम इस सुप्रीम ट्रेजर को देना नहीं चाहते हो, तुम्हारे ऊपर 3 तरफ से अटैक होने वाले हैं लू फेंग, उसका सामना तो तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये चीज सुनकर लू फेंग को सोचता है कि लोग शायद पता नहीं है कि मेरे पास में कितनी पावर है। वो अपने हाथ को बढ़ाता है उस स्वॉर्ड की तरफ और उस स्वॉर्ड को लेना शुरू कर देता है। वहीं जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट रहता है वो अपने डिफेंसेस को लगा देता है। प्रिजन रेस के बंदे आते हैं और कहते हैं कि देखो हम 8 हाई लेवल के वैनरेबल्स तुम्हारे पर हमला करने वाले हैं, इसकी वजह से तुम्हारे जो डिफेंसेस थे वो टूट जाएंगे, क्योंकि हम लोग के जो कॉमन अटैक रहते हैं वो ऐसे ही है जैसे कि एक यूनिवर्स मास्टर के बाद में सुप्रीम ट्रेजर हो वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा हो, और उनका हमला सही में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होता है। लेकिन फिर भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसको आराम से झेल जाता है, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के डिफेंसेस बहुत ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग कहता है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही दम है? वो सब पीछे की तरफ फेंक जाते हैं। लू फेंग सोचता है कि मुझे जल्दी करनी चाहिए, तभी वो सारे बंदे आते हैं, फिर से उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। उनकी जो और भी टीमें रहती हैं वो भी यहाँ पर लगभग आई गई थी। लू फेंग आखिर में कितने ही यूनिवर्स वैनरेबल का सामना कर पाएगा। जो बाकी रहते हैं वो भी अटैक करते हैं, लेकिन लू फेंग आखिर में उस शॉट को निकाल ही लेता है।
उसके पास में जो विंग्स रहते हैं वो ऑलरेडी एक सुप्रीम ट्रेजर थे, इसलिए वो यहाँ से आराम से भाग जाता है और बाकी बंदे सोचते रह जाते हैं कि डैमेड हम लोग उस ट्रेजर को ले सकते हैं उससे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मारकर उसको, और उसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतनी बड़ी उसके पास में डिवाइन बॉडी है, इसलिए उसको अगर हम लोग मारते हैं तो हमारी जो डिवाइन बॉडीज रहेगी वो भी डिप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जितने भी यहाँ पर यूनिवर्स वैनरेबल्स होते हैं, जिसमें कि 100 वेजर वैनरेबल भी थे, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास क्लोन है नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस की कोर टेरिटरी में, जल्दी से मैसेज भेजो अलायंस को कि यहाँ पर जो न्यूली एमस ट्रेजर है उसका नाम है सॉर्ड रिवर ल्यू गॉड ब्लेड। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे और एपिसोड देखने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। अभी के लिए बाबा, लव यू और टेक केयर।